सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानना चाहते हैं कि हम वेव थ्योरी ऑफ लाइट से रिफ्लेक्शन को कैसे समझ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरह पता है कि जब पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट आई थी तो उससे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जैसे फिनोमेना को समझाया गया था। अब अगर वेव थ्योरी ऑफ लाइट को आगे बढ़ना था तो उसके लिए उन्हें इन फिनोमेनास को दोबारा समझाना ज़रूरी था, राइट। तो हम लोग यही देखना चाहते हैं कि वेव थ्योरी रिफ्लेक्शन को कैसे समझाती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, पहले रिफ्लेक्शन को एक बार वापस पार्टिकल वाली थ्योरी से देख लेते हैं कि अगर आपके पास एक सरफेस हो, एक मिरर हो और उसके ऊपर एक लाइट रे आए, तो वो जो लाइट रे का जो प्रोपोगेशन हो रहा है उसकी जो डायरेक्शन है और इसका जो एरिया वेक्टर यानी कि जो नॉर्मल है मिरर का, उनके बीच में एक एंगल बनेगा, इंसिडेंट एंगल। यानी कि इस एंगल के साथ लाइट ने इंसिडेंट किया है, राइट। और इतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल बनाते हुए लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है कुछ इस डायरेक्शन के अंदर। तो ये एक सिंपल सा फिनोमिना है रिफ्लेक्शन का, जो कि हम सिंपली पार्टिकल की मदद से समझते हैं जब हम लोग ये देखते हैं कि जो लाइट है वो एक पार्टिकल है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये वेव से कैसे समझाई जा सकती है। तो देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक सरफेस है, एक मिरर है, राइट। वो बहुत अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो हम क्या करते हैं कि लाइट का एक सोर्स यहाँ पड़ा हुआ है और उसमें से लाइट निकल रही है। अब वेव थ्योरी के हिसाब से लाइट जो है वो वेव फ्रंट्स के हिसाब से निकलती है कुछ इस तरीके से। तो मान लीजिए कि सोर्स बहुत दूर है और आने वाली लाइट जो है उसके वेव फ्रंट प्लेन है। ये प्लेन वेव फ्रंट है, समझ में आ रहा है हमें। तो कुछ इस तरीके से लाइट आगे बढ़ती हुई आई। अब देखिए, एक सरफेस तो ये वाली है आपके पास मिरर, राइट, और दूसरी सरफेस जो आपकी वेव फ्रंट की ये वाली है। जब ये वेव फ्रंट यहाँ अप्रोच करेंगे, यानी कि ये वाली सरफेस इस दूसरी वाली मिरर वाली सरफेस पे अप्रोच करेगी, तो कुछ इस तरीके से लगेगी, राइट। यानी कि पहला हिस्सा ये लगा है। इस वाले पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं P, ठीक है। अब हाइगेंस के वेव थ्योरी के प्रिंसिपल के हिसाब से इस वाले पॉइंट को एज ए सोर्स ऑफ लाइट बिहेव करना चाहिए, यानी कि ये एक सोर्स ऑफ लाइट बिहेव करेगा। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट। याद रखिए, पहले जो हम लोगों ने एंगल ऑफ इंसिडेंट समझाया था पार्टिकल वाली में, वो कैसे था? वो ये था कि एक नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल था। यहाँ पर दो सरफेसेस हैं, एक सरफेस मिरर है, दूसरी सरफेस वेव फ्रंट है। जब ये दोनों वेव फ्रंट और मिरर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो इनके बीच में एंगल बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। अब देखिए, ये वाला जो पॉइंट हम लोगों ने P माना है, इसमें से अपनी खुद की वेव्स निकलना शुरू हो जाएंगी, जो कि कुछ इस तरीके से निकलना शुरू होंगी, करेक्ट। ये कुछ इस तरीके से जाती जाएंगी, आगे बढ़ती जाएंगी, ठीक है। उसी वक्त एक और पॉइंट होगा, ये आपका होगा Q। अब हमें पता है कि वेव थ्योरी के हिसाब से हर पॉइंट अपने आप में एक सोर्स ऑफ लाइट का काम करता है, हम लोगों ने प्रिंसिपल के अंदर पढ़ा था। तो इसमें से भी लाइट रे निकलेंगी, कुछ इस तरीके से निकलेंगी। ये पूरा सर्कल बनाएंगी आगे तक, लेकिन कुछ इस तरीके से हम इस डायरेक्शन में इसको बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं। अब ज़रा ध्यान से समझिए, इस Q वाली लाइट को यहाँ से इस मिरर पर पहुँचने में टाइम लगता है T, करेक्ट। यहाँ जब ये पहुँचती हैं तो ये पॉइंट बनाती हैं R, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा है T, और यहाँ तो जो आपकी लाइट है उसकी वेलोसिटी है V। तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टाइम मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, यानी कि इसका डिस्टेंस हो गया VT। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जितने टाइम में, मतलब जितना डिस्टेंस तय करके Q से लाइट R तक आई है, करेक्ट, उतना ही डिस्टेंस तय करते हुए ये वाली जो P है, P से लाइट जो निकल रही है, ये कुछ इस डायरेक्शन में यहां जाके पहुंचेगी। दोबारा समझिए कि भाई ये जो Q है आपका पॉइंट, इसमें से लाइट निकल रही है, वो T टाइम के अंदर यहां तक पहुंची, ठीक है। V इसकी वेलोसिटी है लाइट की, तो इसका टोटल डिस्टेंस हो जाता है VT, करेक्ट। यानी कि VT डिस्टेंस तय करके ये यहां पहुंची। उतने ही टाइम के अंदर इस P में से लाइट निकली, लाइट चलती रही और इस पॉइंट पे आके पहुंच गई। यहां पर हमने इसका टेंजेंटिकल सरफेस ड्रॉ कर लिया, विच मीन्स ये भी होगा VT, और इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो नॉर्मल बन रहा है, देख सकते हैं आप लोग। तो यानी कि ये 90 डिग्री का, यानी कि इस P पॉइंट की जो लाइट सोर्सेस को हम लोगों ने माना है, तो इसमें से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी वो यहाँ होगी, S पॉइंट पर क्रिएट होगी, करेक्ट। और Q वाली जो होगी वो इस R पॉइंट पर होगी, करेक्ट। इसी तरीके से ये बीच वाला भी एक पॉइंट है, तो इस बीच वाले पॉइंट से भी अपनी खुद की कुछ ना कुछ लाइट निकलेगी, कुछ इस तरीके से, करेक्ट।
तो ये लाइट जब इस तरीके से आगे बढ़ेगी तो ये इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक आएगी। कहने का मतलब ये है कि इस वाले पॉइंट से जो जब ये यहाँ इसको अप्रोच करेगा तो इसकी डिस्टर्बेंस यहाँ जाके क्रिएट होगी। भाई सिंपल तरीके से और समझा दूं कि भाई इस पी पॉइंट से जो लाइट निकली उसकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई इस पॉइंट एस पर। इस क्यू पॉइंट से जो लाइट निकली उससे डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई इस पॉइंट आर पर, और इस बीच वाले पॉइंट से जो लाइट क्रिएट हुई उससे जो डिस्टर्बेंस हुई वो यहाँ पर। अब अगर हम लोग इसको पूरे को मिला दें तो हमारे सामने एक वेव फ्रंट कुछ इस तरीके से बनता हुआ नजर आएगा। समझ रहे हैं? और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का मैं बता चुका हूं, तो इसका मतलब ये लाइन आगे चल के कुछ इस तरीके से प्रोग्रेस करेगी, आगे जाएगी इस तरीके से। करेक्ट? इसी तरीके से ये वाली लाइन भी आगे पैरेलली आगे बढ़ती जाएगी, नहीं कि आगे प्रोग्रेस करेगी। तो इस तरीके से ये वाला जो वेव फ्रंट है ये आगे बढ़ेगा। सही है? तो इस तरीके से जब भी कोई लाइट आगे बढ़ती है, मतलब यहाँ आकर के इस मिरर पे टकराती है, तो वो कुछ इस तरीके से वेव फ्रंट को रिफ्लेक्ट करती है। अब ध्यान से देखिए कि इस वेव फ्रंट ने एक वो बनाया है आपके सामने एंगल आर, मतलब इस मिरर के साथ इस वेव फ्रंट ने एक एंगल बनाया है आर। इस वाले एंगल को आप कहेंगे द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्टेड एंगल। जैसा कि नॉर्मली पार्टिकल थ्योरी के अंदर भी होता था कि जब जो लाइट है जब रिफ्लेक्ट होती थी तो वो भी उतने ही एंगल के साथ जाती थी। करेक्ट? तो यहाँ पर भी यही होगा कि इतने ही एंगल के साथ ये लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, लेकिन इस बार ये वेव फ्रंट के रूप में आगे बढ़ रही है। ठीक है? देखिए कोई कंफ्यूजन मत रखना कि जब एक वेव फ्रंट होता है उसका एक पॉइंट पी यहाँ आके टकराता है तो उसमें से लाइट निकलती है, और उसी वक्त इस क्यू में से भी लाइट निकलती है, और उसी वक्त इस बीच वाले पॉइंट में से भी लाइट निकलती है। तीनों के तीनों पॉइंट्स मिलके एक और वेव फ्रंट बनाते हैं जो कि रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कहलाता है। करेक्ट? अब यहाँ पर हमें एक और चीज़ देखनी है कि ये जो एंगल आए इंसिडेंट है, यानी कि जब ये वेव फ्रंट यहाँ आया टकराया तो ये एंगल बना है इंसिडेंट, और जब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ तो एंगल बना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल बराबर है कि नहीं? क्योंकि हमें पता है रिफ्लेक्शन के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं। करेक्ट? तो यहाँ पर भी दोनों का बराबर होना ज़रूरी है। तो हम लोग इस चीज़ को कैसे प्रूव करेंगे? तो देखिए बहुत सिंपल है इसको प्रूव करना कि हम लोगों को यहाँ पर दो ट्राइंगल्स नज़र आ रहे हैं। पहला ट्राइंगल तो आपके सामने है पी क्यू आर है, ये वाला जो कि 90 डिग्री वाला है, राइट एंगल का ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल। और दूसरा वाला जो आपका ट्राइंगल है वो है पी एस आर। दोनों देखने में सेम लग रहे हैं, बस दोनों एक दूसरे से थोड़े से बड़े हैं, मतलब एक दूसरे से थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। करेक्ट? तो इसके अंदर ध्यान से देखिए, इसके अंदर एक साइड कॉमन है दोनों के दोनों ट्राइंगल्स के अंदर। कौन सी साइड? पी आर। पी आर इज इक्वल्स टू पी आर, यानी कि दोनों के अंदर एक साइड इक्वल है। ठीक है? इसी तरीके से दोनों के अंदर एक एंगल भी इक्वल है, जैसे कि एंगल क्यू और एंगल एस दोनों के दोनों कितने हैं? 90 डिग्री के एंगल हैं। करेक्ट? इसी तरीके से अगर आप गौर से देखें कि यहाँ पर एक जो साइड है आपकी पी एस और एक है जो साइड आपकी क्यू आर, दोनों को देखें, दोनों के दोनों वी टी के बराबर है कि नहीं है? भाई हमने कहा था कि वी टी डिस्टेंस लगा था क्यू को आर तक पहुंचने में, और वी टी डिस्टेंस लगा है पी को एस तक पहुंचने में, तो दोनों बराबर हैं। तो पी एस इज इक्वल्स टू में क्यू आर। तो यहाँ पर दो साइड बराबर है, एक एंगल बराबर है एस ए एस। जब आप लोग इसके अंदर अप्लाई करोगे तो हमें पता चल जाता है कि जब दो ट्राइंगल्स की दो साइड इक्वल हो, एक एंगल इक्वल हो, तो वो दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं। करेक्ट? तो इसका मतलब इनका शेप और साइज एक है, दिखते ही एक दूसरे से बड़े हैं, मतलब एक दूसरे से बड़ा दिखता है, लेकिन ये दोनों के दोनों सेम साइज और सेम शेप के हैं। तो अब अगर सब कुछ सेम है इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि इसकी एक साइड है जो कि है पी एस, जो कि वी टी है, तो इसके अपोजिट एक एंगल बन रहा है आर। करेक्ट? और यहाँ पर एक साइड है जो कि है आपकी क्यू आर, ठीक है, उसको भी वी टी का नाम दिया हुआ है, वो भी वी टी है, और इसके अपोजिट एक एंगल बन रहा है आई। करेक्ट? तो इसका मतलब अगर हम दोनों इसको बराबर रखें तो हमारे सामने निकल के आता है आई इज इक्वल्स टू में आर। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, और जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो इसका मतलब यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो गया, क्योंकि हमें पता है रिफ्लेक्शन के रूल्स क्या होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब वेव थ्योरी ऑफ लाइट से ये चीज़ साबित हो गई
कि रिफ्लेक्शन को वेव थ्योरी ऑफ लाइट से समझाया जा सकता है। तो इस तरीके से आप लोग समझते हो रिफ्लेक्शन को। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया? यहाँ पे आपको बेसिकली ये समझ में आया कि जो लाइट है वो वेव फ्रंट के रूप में, वेव्स के रूप में आगे बढ़ती है। ये जब आके टकराती है तो ये अपने अंदर से लाइट रिलीज करती है और रिफ्लेक्शन के बाद दोबारा वेव फ्रंट क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वेव थ्योरी ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन को समझाती है। अब आगे की वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन को भी ऐसे ही समझेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई सवाल आता है, कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्वेरी आती है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।